इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर करें। तो IFPH द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की आज जो हमारी श्रृंखला में जो आज का हमारा सेशन है वो है 539वां सेशन है, 539th सेशन है हमारा। और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सूरज सिंह बडोरिया। स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर सूरज का। हाँ जी, तो डॉक्टर सूरज काफी बार हमारे साथ इस फोरम पर जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सूरज काफी एक्टिव है रिसर्च एक्टिविटीज में, रिसर्च स्टडीज में। और काफी इन्होंने स्टडीज अलग अलग जो थ्योरी है और फार्मेसी के ऊपर और अलग अलग जो ड्रग्स का एक्शन है बीमारियों में और इवन अलग अलग टॉपिक्स में काफी रिसर्च पेपर भी इन्होंने लिखे हैं, आर्टिकल्स और स्टडीज में भी हिस्सा लिया है। फिलहाल डॉक्टर सूरज सिंह PhD भी परस्यू कर रहे हैं होम्योपैथी में और पारल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो आज का जो डॉक्टर सूरज का टॉपिक है वह है होम्योपैथी में पशु अध्ययन, यानी कि पशुओं में यानी एनिमल्स में कैसे होम्योपैथी कारगर साबित होती है। तो उसके ऊपर आज डॉक्टर सूरज सिंह अपने थॉट्स शेयर करेंगे हमारे साथ। तो डॉक्टर सूरज आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैडम, स्लाइड विजिबल है मैडम सभी को? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही, हाँ जी विजिबल है। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ना मैम? यस। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पे है होम्योपैथी में। और पहले तो हम ये जानेंगे कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्या है और उसके किस तरीके से जो है हम उसका इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन करके अपने रिसर्च को कंक्लूड किया और बेहतरीन बना सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन जो है जनरली जो अगर हम देखें इसमें, तो हम रैट, माइस, रैबिट या जितने भी एनिमल्स से अलग अलग इन सारे एनिमल्स को हम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, जो कि एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग या जैसे मैंने अभी आपको बोला रिसर्च एक्टिविटी, इन सभी के लिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी लाभदायक है। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन यूज फॉर ऑल दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू द रिसर्च। तो ये जो एनिमल टेस्टिंग है, ये एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है या आप इसको एनिमल रिसर्च भी बोल सकते हो। इसमें इन वाइवो टेस्टिंग आता है या फिर सेक्शन आता है, जैसे हम एनिमल की बॉडी को लेके या एनिमल के किसी पर्टिकुलर सेल या कोशिकाओं को लेके हम स्टडी करते हैं। तो ये जो है सारा अपना एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की, तो जैसे अगर आप देखोगे कि ये जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है, दे ऑल आर लिविंग एनिमल। ओके, तो यहाँ पर हमें जो लिविंग एंटाइटी या बॉडी है उस पे हमें रिसर्च करना है हमारी दवाइयों का, कि किस तरीके से वो दवाई जो है उस पर्टिकुलर बॉडी में जाके अपना असर दिखाती है। यह है आपका एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम बात करें इसमें दूसरे पहलू की, तो इसमें आता है आपका कौन कौन से एनिमल जो है कितने परसेंटेज में जो है यूज किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये हम सिर्फ इंडिया या पर्टिकुलर कंट्री की नहीं बात कर रहे, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है एनिमल की अलग अलग वैरायटी या स्पीसीज को यूज किया जाता है रिसर्च वर्क या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स है, तो उसमें आप देखोगे 50 to 100 मिलियन एनिमल्स जो है उसमें जेब्रा फिश से लेके नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स तक जो है, जैसे माइस हो गया, रैट्स हो गया, दे आर यूजिंग अराउंड 96%। कितना? 96%। इसलिए आपने देखा होगा फार्मेसी में, मेन जनरल फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द होम्योपैथिक फार्मेसी। तो फार्मेसी में जनरली ये जो माइस और रैट की जो स्पीसीज है,
इनको इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स है जैसे गिनी पिग्स, दे आर अराउंड 19% ओनली। 100 में से 19% जो है गिनी पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंट्रीज में या कुछ वेस्टर्न एरिया में आप देखोगे इन पर काफी रिसर्चेस होते हैं। रैबिट्स जो है वो जनरली आमतौर पे हमारे इंडिया में भी या अदर कंट्रीज में भी कॉमनली यूज किया जाता है। या अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो आपको पता होगा कि जो हमारी वैक्सीन होती है जनरली दे आर क्रिएटेड एंड दे आर यूज बाय द सीरम ऑफ अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर रैबिट जो है उसमें भी हम उसके सीरम वगैरह और उसको इस्तेमाल करके वैक्सीन का क्रिएशन या डेवलपमेंट या उसका हम अलग पद्धति से एनिमल टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा यूके में देयर आर a millions of animals used in 2011 which are mainly the mice around 71%, fish which is around 15%, rats which are 7% and birds which are 4%। तो यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे अगेन दिस स्पीसीज आर कॉमनली यूज्ड। तो इन अलग अलग स्पीसीज और अलग अलग एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग रिसर्च ओरिएंटेशन में, अलग अलग ड्रग टेस्टिंग में और टॉक्सिसिटी एनालिसिस के लिए। तो आप देखेंगे कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन एक ये वाइड रेंज है। यू हैव मेनी रिसोर्सेज, यू हैव मेनी स्पीसीज जिसके जरिए आप जो है अपने रिजल्ट को या अपने ड्रग की टेस्टिंग का जो है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें कंट्रीब्यूशन, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है उसका थेरापेटिक वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, जनरली हम ये एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करना चाहते हैं। जनरली हम जब कोई ऐसा प्रेजेंटेशन या सेमिनार की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। कई सारे होम्योपैथ को ये है कि हम तो भैया पेशेंट पे ट्रायल करते हैं, हम तो पेशेंट को ठीक करते हैं, हम तो पेशेंट को दवाई देते हैं, हम तो सिम्टोमेट्रोलॉजी करते हैं, हम तो रेपर्टाइजेशन करते हैं। तो भैया हमें ये एनिमल की तरफ क्यों जाना है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो पैथी है वो अभी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसका कारण है कि कई जगह लूप पोल से जिसको हमें भरपाई या जिसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, जिसमें एक सबसे बड़ा लूप पोल है वो है हमारा द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एनालिसिस और न्यू डिस्कवरी ऑफ ड्रग। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन जनरली प्री क्लिनिकल होता है और प्री क्लिनिकल किया जाता है बिफोर द ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर हम टॉक्सिसिटी एनालिसिस और कई सारी ऐसी टेस्टिंग का जो है हम एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन थेरापेटिक वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा अपना योगदान और उसका काफी मेजर रोल है। द ग्रेटेस्ट ड्रग डिस्कवरी इन द 19th and 20th century were only possible due to the animals। 19 और 20 सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल टेस्टिंग के जरिए जो है ड्रग की खोज की गई। इवन दो लास्ट सेंचुरी एवरी नोबेल प्राइज फॉर द मेडिकल रिसर्च डिपेंडिंग ऑन दिस एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी नोबेल प्राइज आए या एनिमल या ड्रग डिस्कवरी हुई वो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के तहत ही उसको आगे बढ़ावा या उसको फॉरवर्ड किया गया। इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये जो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है इट इज नॉट ओनली टू कंप्लीट द रिसर्च, इट शोज सम इम्पोर्टेंट वर्क टुवर्ड्स द ड्रग हिस्ट्री, द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, द therapeutic value of drug। First Nobel Prize in 1901 in the field of medicine by the serum therapy or research involving by the use of the species of horses। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कई सारी एनिमल की स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो घोड़े होते हैं द हॉर्सेस दे आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन दिस वैरायटी। तो यहाँ पर इस चीज का भी काफी इस्तेमाल किया गया।
और इसमें इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि कैसे हम एनिमल से ह्यूमन ट्रायल तक आ सकते हैं। अगर हम बात करें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की, तो ये आप इन जनरल पहले समझिए। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इन होम्योपैथी, पर होम्योपैथी में आने से पहले हम पहले ये समझे इसका इवोल्यूशन किस तरफ से था, कैसे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके हम इसको होम्योपैथी में अपना यूटिलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी ड्रग्स का, ऑन टेस्टिंग ऑन द एनिमल्स। साइलेंट ड्रग डिस्कवरी जो कि कई सारे एनिमल्स को यूज करके की गई, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स डिस्कवरी या कौन कौन सी ड्रग्स हमारे सामने आई गई थी 1901 में। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो नोबेल प्राइज था फर्स्ट इट इज ऑन हॉर्सेस, तो इसमें डिप्थेरिया या टीटेनस एंटीटॉक्सिन, जो टीटेनस होता है उसके एंटीटॉक्सिन और डिप्थेरिया के एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी की गई। और इसके जो मेन साइंटिस्ट या फाउंडर थे दे आर एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग। 1922 में इंसुलिन जो जनरली हम डायबिटीज में यूज करते, और जनरली ये डॉग्स में इसकी प्रूविंग की गई थी। फ्रेडरिक एंड बेंटाइन द मैकलॉट is the main scientist who discover such medicines or the insulin on the dogs. In 1939, the Prontosil pus drug for bacterial infection, कई सारे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में जो ड्रग यूज की जाती थी उसका डिस्कवरी 1939 में माइस पे हुआ। गेरहार्ड डोमैक वाज द साइंटिस्ट। 1941 में पेनिसिलिन आई, रैट्स में इसकी डिस्कवरी हुई, और इनके मेन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1952 में स्ट्रिप्टोमाइसिन, चिकन्स एंड दे आर सैल्मन वॉक्समैन। सो आपने यहाँ पर देखा कितनी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग ड्रग्स है, उनका अलग अलग थेरापेटिक वैल्यू है, अलग अलग सन या अलग अलग ईयर में, और अलग अलग जो है फिलोसोफर या साइंटिस्ट या डिस्कवरर ने उनको इंट्रोड्यूस किया। तो दिस इज नॉट ओनली द रिसर्च, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ अवर मेडिकल फ्रैटर्निटी कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में हम कौन सी स्पीसीज ले रहे हैं, ये ध्यान रखना भी काफी हमारे लिए जरूरी है, काफी आवश्यक है कि हम कौन सी स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने माइस ले लिया और आपने सारी ड्रग का ट्रायल माइस में किया। तो आप इसलिए ये टेबल आपको ये बताने के लिए इसमें हम आपको समझा रहे कि अलग अलग स्पीसीज में आपको अलग अलग थेरापेटिक इफेक्ट, ड्रग रिएक्शन, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ऐसी कई सारी चीजें आपको फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखने को मिलती है। इसलिए हमें अलग अलग स्पीसीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब प्राइमरी यूज देखे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का, वो क्या है? जनरली प्राइमरी यूज इज मोर ओवर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ एनाटॉमी। हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करना है या क्यों जानना है? तो इसका सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें एनाटॉमी, द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी लिविंग एंटाइटी, चाहे वो लिविंग यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो या फिर वर्टिब्रेट्स हो, नॉन वर्टिब्रेट्स हो, उनकी बॉडी की संरचना कैसी है उसको हमें जानने के लिए ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। व्हाई वी स्टडी द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन और द एनिमल रिसर्च वर्क। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है एनाटॉमी, यानी हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होगा तब आप पैथोलॉजी बता पाओगे। जैसे हम फर्स्ट ईयर में बीएचएमएस में एनाटॉमी पढ़ते तो जनरली ये हमें सिखाया जाता है, ये हमें पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर को पहले आप समझिए, देन यू हैव टू लर्न अबाउट द एबनॉर्मल वन व्हिच इज कॉल्ड द पैथोलॉजी। तो उसी तरीके से ये प्राइमरी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है।
Why we go to study the action of drug on animals? Because to study what are the normal structures of that particular species of animal. तो इसके लिए हमें एनिमल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. अनदर इज रिसर्च के लिए. जनरली एनिमल्स हैव बीन यूज्ड फॉर many research or the screening of drugs, bioassay, preclinical testing. तो हमने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया? ड्रग की स्क्रीनिंग के लिए, बायोएसे के लिए, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बिफोर एंटरिंग इनटू द ह्यूमन ट्रायल, तो उसके पहले हम उसको क्या बोलते हैं? प्री क्लिनिकल टेस्टिंग. तो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए टॉक्सिसिटी, यानी वो ड्रग का कोई साइड इफेक्ट या कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, वो जानने के लिए हम जो है एनिमल का जो है इस्तेमाल करते हैं ड्रग की स्टडी के लिए. दिस प्री क्लिनिकल सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा इज नीडेड. अब हमें ये क्यों करना है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च का? क्यों हमें ह्यूमन ट्रायल नहीं करना है पहले? उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए. ऐसी कई सारी ड्रग्स है जिसमें कई सारे से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसके कारण कई सारे एडवर्स इवेंट आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं. तो उसको तो हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्रग अलग अलग सोर्सेज से बनती है. प्लांट से, एनिमल से, मिनरल है, वेजिटेबल से, इनकॉन्ड्रिबिलिया है, नोजोड से. तो उनके कई अलग अलग एडवर्स इवेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो उसके लिए हमें डायरेक्टली प्रूविंग के बजाय हमें पहले एनिमल में देखना है कि उसका कोई सिस्टमिक लेवल पे कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई डीप पैथोलॉजी तो नहीं है. तो ये सभी का हमें एनालिसिस करना है. देन आफ्टर ऑल दिस स्टडीज बी परमिटेड फॉर ह्यूमन ट्रायल. तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का, कि हम इसके जरिए फिर हम ह्यूमन ट्रायल में एंटर कर सकते हैं. अगर आपने ये सारी स्टडी नहीं करी है तो इट इज लाइक पार्शियल और इनकम्प्लीट रिसर्च वर्क टुवर्ड्स अ न्यू ड्रग डेवलपमेंट. तो उसके लिए हमें ये सारा स्टडी, ये सारा डाटा कलेक्शन करना काफी काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कॉस्मेटिक टेस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्मेटिक टेस्टिंग का मतलब होता है देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस which are used for various skin elements. जैसे आपने देखा होगा फेस या मेडिकेटेड क्रीम है, मेडिकेटेड लोशन है, या फिर मान लो कि कोई मतलब अगर हम देखें इसमें तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑइंटमेंट के बेस पे भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिसमें मेडिसिन मिक्स होती है. तो ये सभी जो है कॉस्मेटिक टेस्टिंग भी हमें देखनी पड़ती है. कई बार उस पर्टिकुलर मेडिसिन को जब आप व्हीकल में, चाहे वो वैक्स हो या लोशन हो या लिनीमेंट हो या आपका ऑइंटमेंट हो, कोई भी बेस हो जिसको आप स्किन की सरफेस पे लगाते हो, सुपरफिशियल नॉट इंटरनल, तो उसमें कभी कभार स्किन की इरिटेशन, एलर्जी आ जाती है. कई बार उसमें कोई रिएक्टिविटी आ जाती है, स्किन लाल हो जाती है, या स्किन में अलग अलग आपको रैशेस देखने को मिलेंगे आफ्टर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए भी जो है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है, और आपको ये देखना है कि हमारी ड्रग, हमारी मेडिसिन, जैसे कई सारे लोग हमारे इसमें सल्फर ऑइंटमेंट, एलोवेरा का ऑइंटमेंट, थूजा का ऑइंटमेंट, कई सारे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो क्या हमने उसको बिफोर गोइंग टू ह्यूमन ट्रायल हमने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करना जरूरी है?
कि उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, देन वी हैव टू गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल। तो ये आपको, इसलिए आपने देखा होगा कई सारी जो है कंपनियां या कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वेस्टर्न एरिया में बैन है, बिकॉज दे ऑलवेज स्टार्टेड विद द एनिमल ट्रायल। उसके बाद आप देखोगे टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। अभी तो हमने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करी, थेरापेटिक वैल्यू की बात करी। अब टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी क्लिनिकल के अंदर एंटर होने से पहले। तो प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग में हर साल और मिलियंस ऑफ एनिमल्स इन यूरोप दे आर यूजिंग फॉर मेनी रिसर्च प्रोसीजर्स। तो इसमें आप देखोगे केमिकल टेस्ट होता है, या इसके अलावा आप स्टिंजेंट टेस्ट है, तो जो कई सारे ड्रग और फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारा टॉक्सिसिटी एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। हर ड्रग्स की अपनी एक टॉक्सिसिटी है। तो यू कैन से अराउंड मोर देन मिलियंस ऑफ animals with the different species, they are used in whole worldwide for many research work. Next, एथिक्स एंड एनिमल यूज। जब भी हम एनिमल की बात करते हैं तो एथिक्स भी जरूरी है, क्योंकि हमें एक गाइडलाइन, नियम कायदे के अंदर हमें अपना रिसर्च को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे वो एनिमल पे हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, ह्यूमंस पे हो, या किसी भी लिविंग एंटाइटी पे हो, ऑर्गेनिजम्स पे हो, वी ऑलवेज हैव द सम ethical backgrounds, the rules and regulation. So generally, this debate surrounding the use of animals and the teaching started in 17th century, and the animal protection movement was started in 18th century. A group of people in the England and another worldwide, they were started this protection and the care of animals. तो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरिया में कई सारे द ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली दे आर somewhere belonging to the research, somewhere they are belonging to any different field or the philosophy, they just started to protect the animals. क्यों? generally they are the part of our ecosystem, our nature, our environment, because they balance the environment. तो इसलिए एनिमल्स का मिसयूज या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल होना, तो उन्होंने एक अपना संगठन बनाया, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ऐसा ना हो कि हम ज्यादा जो है कई स्पीसीज को डैमेज या हार्म पहुंचा रहे बाय अवर सच रिसर्च वर्क। तो ये हमारा धीरे धीरे मूवमेंट और एक वेव चला कि हमें कैसे एनिमल का केयर करना है। एंड दे दिस ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे कई सारे लोग इकट्ठा हुए, उनका एक अपना संगठन बना, उन्होंने इस वेव को आगे ले गए। और आज भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करो, जैसे क्लिनिकल में भी आपको एथिकल बैकग्राउंड, आपके एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से एनिमल पे भी जितने भी रिसर्च होते हैं उनमें एनिमल एथिकल कमिटी के तहत आपको परमिशन या आपको कई सारी गाइडलाइंस मिलती है, जिसके तहत आपको अपना रिसर्च जो है एनिमल्स पे पूरा करना पड़ता है विद द सक्सेसफुल एंड द प्रॉपर वे। तो उसी तरीके से ये एथिक्स जो है वो एनिमल यूज के बारे में, जनरली हम भी जब होम्योपैथी की बात करते, वी नो आवर मेडिसिन द मैक्सिमम पार्ट इज आवर अल्कोहल बेस। ओके, हमारा मदर टिंचर हाइड्रो अल्कोहलिक बेस है, जिसमें पानी भी है, डिस्टिल वाटर भी है, और जिसमें अल्कोहल भी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो अल्कोहल कई एनिमल के सीएनएस, सीवीएस या अदर सिस्टम पे तो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, या उसका टॉक्सिसिटी तो नहीं है। तो ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। इसलिए आज जो हमने ये टॉपिक रखा कि एनिमल का यूज होम्योपैथी में इन द रिसर्च, व्हाई इट इज नेसेसरी, नो माय डियर, दिस शुड बी नीडेड, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी।
तो यहाँ पर ये जो है एथिक्स की बात की गई है। इज द एनिमल इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमने तीन अपने एक रिसर्च प्रॉब्लम तैयार किए हैं कि क्या सही में एनिमल जो है उनका टेस्टिंग किया जाना चाहिए हमारे हाइपोथेसिस के लिए, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, या कोई भी पैथी हो। इज द प्रॉब्लम अंडर रिव्यू वर्थ सॉल्विंग। क्या ये हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। द पेन एंड द डिस्कम्फर्ट, ये एनिमल्स में क्या हम इसको बड़े पैमाने पे या इसका एनालिसिस कर सकते हैं ड्रग के थ्रू। तो ये कई सारे ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम्स है व्हेन वी स्टार्टेड अवर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। सो ऑल दिस रिसर्च प्रॉब्लम्स कम्स इन अवर माइंड, either we go to the success or the failure, but never think about this, we always go forward, क्योंकि हमें यही जानना है कि इसका हमें क्या परिणाम मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में जो है कई सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, कई सारी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल सकती है। रेगुलेशंस फॉर यूज ऑफ एनिमल फॉर सच एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। तो क्या क्या रेगुलेशंस आए एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन या एनिमल रिसर्च बोलो आप। द फर्स्ट एनिमल प्रोटेक्शन लॉ विच रेगुलेट दिस एनिमल टेस्टिंग वाज enacted in 1822 in ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एनिमल टेस्टिंग के लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ 1822 में, and this is followed by the cruelty to animal act in 1876। क्योंकि कई सारे रिसर्च में या कई सारे आप जगह पे आप देखोगे जहाँ पे एथिक्स नहीं फॉलो किया जाता है, when they are moving in the wrong direction, so they may have this cruelty to animals। तो यहाँ पर ये भी लागू किया गया। The legislation was supported by the Charles Darwin, who wrote way back in 1871। You asked about my opinions on vivisection. So this is all about the various section and various research work. Okay, and I quite agree that is it is justifiable for real investigation on physiology। सो जनरली हम जो है इसमें कई सारे जो है एनिमल के एक्शन को नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल स्ट्रक्चर के तहत जो है हम उसको डिस्प्ले या डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे फिलोसोफर्स ने, कई सारे साइंटिस्ट ने जो है इस एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो या उसको अच्छे से एक्सप्लोर किया, सो दैट वी कैन गो इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ राइट प्रोपोगेशन, but not for mere the curiosity। it is a subject which makes me sick with the horror। generally these all are the regulations, these all are the different aspect of different philosophers on animal experimentation regarding the general rules and regulation। so यहाँ पर हम ये देख सकते कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का जो ethical background है, it is not started in this century, it started from various and very previous time or the era where the number of peoples, the great philosophers, the scientists, the novelists, they started their curiosity how to protect the animals, how to make it as a best philosophical background for the structural determination। so they were created so many aura and so many acts, the so many acts were developed for the cruelty of animals। so this is in general how these rules and regulations gets developed। moving towards the next slide। now the law and regulation for animal experimentation worldwide। आप इसमें देखेंगे अलग अलग ईयर में अलग अलग एक्ट जो है वो सामने आए। जैसे आप देखोगे 1822 में पहला जो एक्ट आया, दैट इज एन एक्ट टू प्रिवेंट द क्रूएल एंड इंप्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ कैटल्स।
जो कैटल्स है उनका प्रॉपर मतलब इम्प्रूवमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट और क्रुएलिटी को किस तरीके से हमें एनिमल में मेंटेन या किस तरीके से हमें लॉ को बनाना है, वो हमारा 1822 में आया। इसके अलावा 1824 में सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इन यूनाइटेड किंगडम। तो जो भी रिसर्च वर्क या कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन होते थे जिसमें एनिमल्स के साथ क्रूएल बिहेवियर या उनके साथ कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उनको हार्म हो या पेटल कंडीशन, लीथल कंडीशन आए, तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी जो है उनने इसको प्रिवेंट किया। तो ऐसे आप देखोगे कई सारे अलग अलग ईयर्स में अलग अलग एक्ट, अलग अलग लॉ, अलग अलग रेगुलेशंस जो है एनिमल एथिक्स, एनिमल सेफ्टी और थेरेपेटिक ग्राउंड पे क्रिएट किए गए। जैसे आप देखोगे 1877 में, यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडमली, अगर आप देखो इसमें 1877 द अमेरिकन ह्यूमन एसोसिएशन, so they are generally preventing all this cruel behavior. So these are different acts, these are different laws which comes from various background, the society member, the philosopher, the scientist who take place for such type of experiments. इसके अलावा आप देखेंगे इन विट्रो टेक्निक्स। अब जैसे ये एक नया शब्द हमारे सामने आया, इन विट्रो। इन विट्रो क्या है? तो जनरली जब हम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते तो कई सारे एक्सपेरिमेंटेशन जो है हमारे सामने आते, जिसमें सबसे पहला जैसे आप देखोगे इन विट्रो। इन विट्रो को हम बोलते हैं इन सीटू, यानी विद इन द टेस्ट ट्यूब, या कोई पर्टिकुलर सेल को लेके ड्रग ट्रायल या उसकी स्टडी करना। तो यहाँ पर हम ऑर्गन कल्चर को देख सकते हैं, टिश्यू स्लाइसेस बना सकते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर्स देख सकते हैं, या सेल लाइन की स्टडी कर सकते हैं। स्टेम सेल्स, जैसे आजकल आपने देखा होगा मदर के वुम में या आफ्टर द डिलीवरी a lot of research work were studied on the stem cells। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारे रिसर्चर्स और कई सारी एक्टिविटीज है जो इन सभी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल या एनालिसिस या इसका आमतौर पे स्टडी किया जाता है। अगर हम इसमें एक एक चीज को देखें तो जैसे सबसे पहला इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो स्टडी। तो इन विट्रो स्टडी में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मर्कसॉल। मर्कसॉल हमारे इसमें एक मेडिसिन है जो मर्क्यूरियस ग्रुप से, मिनरल ग्रुप से बनाई गई है। तो वो जो मर्कसॉल है जनरली जब हम अल्सरेशन है, कोरोजन है, इरिटेबिलिटी है, उसमें जनरली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी एनिमल में हमें एक हेल्दी एनिमल, हेल्दी माइस, रैबिट या कोई भी स्पीसीज को लिया, उसमें अल्सरेशन कॉज कराया और उस अल्सरेशन की स्टडी हमने करी। सो दिस इज by taking that particular cell under the microscope, and this Merck is going to trial on that particular cell। तो ये सेल है, ये ड्रग है, इस ड्रग की टेस्टिंग इस सेल पे की, दिस इज इन विट्रो। इसी के तहत आप अपोजिट देखोगे इन वाइवो। इन वाइवो यानी होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, होल एनिमल बॉडी पे स्टडी करना। कैसे की जाती है होल एनिमल पे स्टडी? तो होल एनिमल पे स्टडी करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पीसीज होना चाहिए और हेल्दी स्पीसीज होना चाहिए, दे आर नॉट डिसीज एंड पैथोलॉजिकल स्पीसीज, और उस पे पर्टिकुलर डिसीज क्रिएट इंड्यूस करके, पैथोजन इंड्यूस करके, बीमारी जो है या उसको बीमार करके फिर हम अपने ड्रग या मेडिसिन की स्टडी या ट्रायल करते हैं। सो दिस इज इन वाइवो स्टडी। तो एक तरफ हमने क्या देखा, उस एनिमल के सेल को लेके ड्रग की टेस्टिंग उस सेल पे की जाती, ना कि एनिमल पे, दैट इज इन विट्रो।
और जब पूरे वो एनिमल को लेके और उस ड्रग की स्टडी उसमें हम करेंगे, दैट इज इन वाइवो। तो उसमें रैट बोलो, माइस बोलो, रैबिट बोलो, ऐसी कई सारी स्पीसीज का आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन कल्चर्स, ऑर्गन कल्चर्स पे जनरली हमारे जितने भी ऑर्गन्स है या विसरास है उसका इस्तेमाल करके उनकी सेल को लेके जो है ड्रग का ट्रायल या ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, और उसका जो है बड़े पैमाने पे आम तौर पे उसका स्टडी करके यह एनालिसिस किया जाता है कि जो है हमारी मेडिसिन किस सिस्टम पे, किस ऑर्गन पे, किस विसरा पे, किस पर्टिकुलर सेल या टिश्यू पे जो है उसका थेरेपेटिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर हम जो है ऑर्गन कल्चर्स को भी डेवलप या ऑर्गन कल्चर्स को भी हम स्टडी करते। तो जैसे आपने मटेरिया मेडिका में पढ़ा है कि फलाना ड्रग पल्सिटिला इज अ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, नक्स वोमिका इज अ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, पूजा इज अ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। तो ये जितनी भी मेडिसिन है जो सभी ऑर्गन पे अपना असर या अपना थेरेपेटिक इफेक्ट जिसका देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको उसकी टेस्टिंग और ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि क्या सही में उसका इफेक्ट वाइड रेंज में है, बड़े पैमाने पे है। तो ये सारा जो है आपका ऑर्गन कल्चर्स में आएगा। इसके अलावा टिश्यू स्लाइसेस, टिश्यू स्लाइसेस में अगेन इट कम्स अंडर दिस, जब हम इन विट्रो स्टडी या कोई सेल को लेके पर्टिकुलर टिश्यू को लेके, जैसे हमने 11वीं 12वीं में हमने पढ़ा है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, epithelial tissue, so these are all different types of tissue। तो ये टिश्यू अलग अलग सेल्स या जो ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन एक ही वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू। ठीक है, तो ये जो एनिमल बॉडी है उसमें उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को लेके हमारी जो मेडिसिन है, आप चाहे मर्क कॉर्क बोलो, मर्क सॉल बोलो, या आर्सेनिक एल्बम बोलो, जो कि काफी बड़े और लंबे तौर पे एज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उन ड्रग्स का टेस्टिंग आप उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स में कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग विद द टिश्यू स्लाइसेस। इससे आपको क्या पता पड़ेगा? इससे आपको यह पता पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन का उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल में कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है, या फिर कोई उसका फैटल या फिर आप बोल सकते हैं कोई एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमें जानना जरूरी है हमारे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, why we do animal experimentation in our research work, because we are based on the clinical or the healthy human trial। तो उसके लिए ये हमारा जानना इन पॉइंट को नजर रखते हुए जो है काफी जो है हमें इसमें मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारी पैथी को, द होम्योपैथी शुड बी द एविडेंस बेस्ड, it should have more scientific background, it should have the more evidences। तो वो एविडेंसेस और वो साइंस और वो साइंटिफिक बैकग्राउंड कहाँ से आएगा? तो वो हमारा जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो इसी तहत जो है हम इसको आगे ला सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सेल कल्चर्स, प्राइमरी सेल कल्चर्स में जनरली आप देखोगे कि कई सारे सेल जो है उनका कल्चर करके या डेवलप या उनका पर्टिकुलर कॉलोनी में उसको ग्रो करके, देन वी हैव टू स्टडी कि हमारी ये सेल जो है या हमारी ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो सेल की ग्रोथ को क्या प्रमोट करती है, बढ़ाती है, उसको इनहिबिट करती है, उसका स्टैटिक कंडीशन में लाती है। सो दिस इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सेल कल्चर्स। तो ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं,
आप देखोगे प्लांट्स में, जैसे आजकल हम एग्रो होम्योपैथी की तरफ भी जा रहे हैं, द प्लांट्स टेस्टिंग द क्रॉप्स, तो वहां पर जो वो पर्टिकुलर सेल है, क्योंकि प्लांट्स एंड क्रॉप दे आर आल्सो लिविंग एंटाइटी, तो हमारी मेडिसिन क्रॉप्स और प्लांट्स की ग्रोथ में और उनके पैदावार में, द सीडलिंग, दे आर आल्सो शोइंग वेरी गुड थेरापेटिक वैल्यूज। तो वहां पर भी जो है आप वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन ले सकते हो, प्लांट ग्रुप की मेडिसिन जो प्लांट से ही बनाई जाती है, तो ऐसी कई सारी मेडिसिन का आप इस्तेमाल, या मिनरल्स, जनरली प्लांट्स की ग्रोथ में मिनरल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसमें कोई जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज की या किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी आती है, तो एक क्रॉप या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से आप प्राइमरी सेल कल्चर के तहत आप ये भी जान सकते हैं कि हमारी मेडिसिन जो है वो किस तरीके से जो है अपना हीलिंग या अपना थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो उसमें हमें बता सकती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमें ये क्यों एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की बात करनी है। हमारे पास ऑलरेडी मटेरिया मेडिका में रिकॉर्डेड सिम्टम्स है, हम ऑलरेडी रेपर्टराइजेशन करते हैं, बट नो माय डियर्स, वी ऑलवेज हैव अ वेरी वाइड रेंज of thinking ability, of the research, of the science, of this artistic approach to show more and more evidences. तो इसलिए प्राइमरी सेल कल्चर की जो है काफी जगह इस टाइप की रिसर्च वर्क देखे गए हैं, किए जाते हैं, और ऑन गोइंग ट्रायल्स है। अगर मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण दूं, तो एग्रीकल्चरल साइंसेस या एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, इन ब्रांच में भी जो है सेल कल्चर या दिस प्राइमरी सेल कल्चर और डेवलपमेंट का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है काफी रोल और काफी इसका रिसर्च एरिया जो है किया जाता है। तो हम हमारी मेडिसिन का भी इस्तेमाल क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रो होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इन सेल लाइन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक सेल है, कोई एक टिश्यू है, तो अलग अलग आपने ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ टिश्यूज या आपने ऑर्गन उस पर्टिकुलर सेल या स्पीसीज या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके आप ड्रग टेस्टिंग या टॉक्सिसिटी या ट्रायल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें उसका इफेक्ट जो है अलग अलग वैरायटी या नई सेल्स में आप जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। स्टेम सेल्स, so these all are generally regarding with the benefits, the advantages of this type of experimentation in the research work. Why we do this? So that is our main objective. जैसे अभी आपने, मैं आपको पुरानी स्लाइड की तरफ वापस ले जाऊंगा, जैसे अभी हमने इसमें बात करी थी, why the animal experimentation is uses, is this important to evaluate our hypothesis? तो ये जो सवाल है इनका जवाब आपको इन टेस्टिंग में या इस प्रकार के रिसर्च एरिया में, इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी में, ये अलग अलग रिसर्च एरिया है, चाहे एनिमल बोलो या प्लांट बोलो या ह्यूमंस भी बोल सकते हो, तो आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी टेक्निक्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना, यह इनके बारे में समझा, दिस आर समवेयर हेल्पफुल इन आवर होम्योपैथी। तो इसलिए आज का जो हमारा विषय था कि पहले हम ये समझे कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, कैसे इसका इवैल्यूएशन या इवोल्यूशन हुआ, कैसे अलग अलग स्पीसीज अलग अलग सेंचुरी में आई, कौन कौन सी ड्रग, कौन कौन सी वैक्सीन का उस पर इस्तेमाल किया गया, कैसे ये आगे बढ़ा, कैसे जो है हमने अपने गोल्स को अचीव किया, या कौन कौन सी पद्धति है जो हम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है, ये मैंने आपको इन शॉर्ट और एक
सुपरफिशियल तरीके से आपको ये समझाना चाहा कि एनिमल क्यों जरूरी है हमारे पैथी या किसी भी पैथी के लिए, नॉट ओनली द होम्योपैथी, अगेन फॉर एनी मॉडर्न पैथी या एनी अदर पैथी which has some scientific background, which has some evidence basis, so this might be very useful for us. क्योंकि अभी भी हम आप देखेंगे डोज, even though I am a assistant professor in the pharmacy department, तो कई बार जब हम एनिमल एथिक्स की बात करते या एनिमल रिसर्च वर्क की बात करते तो हमेशा हमारी गाड़ी एक जगह जाके अटक जाती है, वो है डोजेस क्राइटेरिया। हमारे इसमें कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है डोज का कि हमें कितने ड्रॉप जो है किस स्टैंडर्ड वैल्यू रखना है सभी थेरापेटिक वैल्यू, सभी डिसीज कंडीशन या सभी लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं। हमारा मानना है कि ससेप्टिबिलिटी अलग है, इम्यूनिटी अलग है, रिएक्शंस अलग है, तो ये सब सिमिलर कहाँ से होंगे डोजेस, करेक्ट, ये बात सही भी है, बट अगेन हमें कहीं ना कहीं उसको एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे लाना पड़ेगा सो दैट वी कैन शो कि हाँ इस डोज के बाद टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी, इस डोज के अंदर आपको टॉक्सिसिटी मिल सकती है। तो ये सब तभी आ पाएगा हमारे पास जब तक हम इस टाइप के रिसर्च एक्टिविटी, इस टाइप के रिसर्च वर्क को कंप्लीट ना करें। जब तक हम इनकी बात नहीं करेंगे, जब तक हम इन रिसर्च वर्क के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम इस उलझन में रहेंगे कि हमें किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सनालिटी को भी किसी भी डिसीज कंडीशन में, किसी भी ट्रीटमेंट में हमें किस तरीके से डोजेस देना है। क्या उसको 15 ड्रॉप्स अ मदर टिंचर इन हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर इज सफिशिएंट, या 10 ड्रॉप्स या 8 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स, हाउ मेनी ड्रॉप्स? सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर अस। सिर्फ नहीं मेरा तो अपना क्लिनिक है, मैं अपना लेक्चर लेने जाता हूँ, वी ऑल आर अ मेंबर, तो हमें इस डायरेक्शन में भी सोचना है। ये हमारा सभी का कर्तव्य और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ होम्योपैथ, दैट वी हैव टू शो मोर एविडेंसेस बाय आवर रिसर्च वर्क इन आवर पैथी। इसलिए आज का ये सिर्फ एक टॉपिक या कुछ स्लाइड्स ही नहीं है या प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, यहाँ पर हमें इस मुद्दे को, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उससे हमें आगे जाके क्या क्या एविडेंसेस मिलेंगे, उससे हमें आगे जाके क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल ग्राउंड पे हमें किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो ये सभी चीज जो है हमारे लिए काफी आवश्यक है और काफी इंपॉर्टेंट है। इवन दो अभी हम इस तरफ आगे बढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस पे अभी तक काम नहीं किए। कई सारे रिसर्च आर्टिकल और कई सारे ऐसे अच्छे रिसर्च वर्क पब्लिश है जिसमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन को किया गया है, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के अलग अलग मॉडल को यूज करके ड्रग की थेरापेटिक वैल्यू को बताया गया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं और इन पर कई बड़े लेवल पे और कई सारे मुद्दों पर इस पे बात भी कही गई है और कई सारे लोगों ने अच्छा रिजल्ट भी शो किया है। तो इसलिए हमें और अच्छे से स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को लेके इसमें आगे बढ़ना है। सो दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस टुडे presentation, why the animal experimentation is needed in our homeopathy. Next slide. These all are the references. ये अलग अलग रेफरेंसेस है क्योंकि जब भी हम किसी विषय या किसी टॉपिक की बात करते तो हमें कुछ जस्टिफिकेशन और रेफरेंसेस देने पड़ते कि ये हमने कहाँ से लिए। तो ये आपको अलग अलग रेफरेंसेस से आप इसमें पढ़ सकते हैं कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्यों जरूरी है,
एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का क्या फायदा है. सो दीज ऑल आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. थैंक यू. थैंक यू सूरज जी, आपके अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए. और आप थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए पीपीटी को. यस सर. एक सवाल है डॉक्टर दीपक शर्मा का. ये हाउ मेंटल बिहेवियर ऑफ द रेमेडीज ट्रायल इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स. ये एक सवाल है पहला. जनरली सर, अगेन मैं अगर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में मेंटल बिहेवियर या एक्टिविटी की बात करूं, तो उसमें भी कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें आप मेंटल इरिटेबिलिटी, या जैसे मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें. एक मॉडल है जैसे स्विम टेस्ट करके एनिमल में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमारी मेडिसिन है नेट्रम्यूर, इग्निशिया, सीपिया, जिसका जनरली हम डिप्रेशन में या एंजाइटी में, स्ट्रेस में यूज करते हैं. ठीक है. तो उसमें एक मॉडल है जिसमें सिलेंड्रिकल ग्लास और कंटेनर में एक लेवल पे पानी का इस्तेमाल या पानी उसमें डाल दिया जाता है, और उसमें अलग अलग जो स्पीसीज या जो हमने रैट लिए, माइस लिया है, उसको हम उसमें स्विम करवाते हैं. और उसको उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी एक्टिविटी को नोट करते कि वो कितने टाइम इंटरवल में क्लाइंबिंग कर रहा है, या किस तरीके से अपने आप को उस वाटर के एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट कर रहा है. सो दैट आल्सो कम्स अंडर द mental activity or the behavioral activity or the CNS affection. तो ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जिसके तहत आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेडिसिन जो जनरली मेंटल्स पे, फिजिकल और पर्टिकुलर हर स्फीयर पे काम करती है, तो हम उस पे एनिमल पे किस तरीके से उसको डिटरमाइन या किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं. ये जिस मॉडल की मैं आपको बात कर रहा हूँ या जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसमें जनरली नेट्रम्यूर, सीपीआई या कई सारी ऐसी मेडिसिन का ट्रायल भी किया गया. और उसमें ये डिफरेंस देखा गया कि एक जो स्पीसीज या एक जो मेजरिंग सिलेंडर जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें जब हमने उस रैट को डिप या उसको हमने स्विम करवाया, और एक नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप जिसमें हमने कोई मेडिसिन नहीं दी है और उसमें हमने रैट को स्विम कराया, तो दोनों के टाइम इंटरवल में there are some lot of differences. So this time interval shows their behavioral activity. क्योंकि जब भी हम जैसे पानी में डूबते हैं या जब भी हम स्विम करने जाते हैं, तो our mental ability, our mind plays a major role. The physical is also important part, our body, the anatomical structure, but other than this, our mind, our main potential of mind, they are also going to fight against this condition. तो ऐसे कई सारे मॉडल्स है थ्रू विच यू कैन स्टडी दैट पार्ट. बट इसके अलावा अगेन थोड़ा सा ये लिमिटेशन भी है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन ट्रायल करते तो हमें सारे मेंटल्स और क्लियर पिक्चर्स मिलते हैं, और हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी, द टाइप्स ऑफ सेंसेशन, ये सारी चीजें, द टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से देखने को और इवेल्युएट होती है. बट एनिमल में कहीं ना कहीं वो थोड़ा कहीं आपको लिमिटेशन मिलेगा. बट अगेन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसर्च वर्क कि हम कई अलग अलग स्पीसीज को लेके कंपेयर करके हम उनकी बिहेवियरल एक्टिविटी का भी एनालिसिस कर सकते हैं. बट दैट वर्क शुड नीडेड मोर स्पेशलाइज्ड पर्सन. क्योंकि अगेन अगर आप ये किसी दूसरे से या किसी दूसरे आप बैकग्राउंड में अगर आप इस टॉपिक या इस मुद्दे को उठाओगे, तो आपको कई जगह नकारात्मक या इसका नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है. बट अगेन मेरा ये मानना है कि बिकॉज एनिमल्स आर ऑल्सो बिहेविंग, आप अपने घर में जब कोई पेट पालते हो तो आप कैसे समझ जाते हो कि हाँ अब उसको भूख लग रही है, या वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, या वो अभी एकदम ऑफेंडेड है. सो दिस आर ऑल्सो कम्स अंडर द बिहेवियरल स्टडी. तो व्हाई नॉट इट कम्स अंडर द एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन. So that should be also studied.
हाँ, बड़ा अच्छा आपने बताया है, लेकिन एक एस्पेक्ट और भी है। आ, ये जो आपने बिहेवियर का तो हम लोग एनालिसिस कर लिए, ऑब्जेक्टिवली हो जाता है, लेकिन अगर हमें सेंसेशन का बिहेवियर, सेंसेशन को जांचना है, तो हमको लगता है कि इसी कारण से डॉक्टर हैनीमैन ने इस बात पर भी स्ट्रेस दिया कि ह्यूमन ड्रग प्रूविंग भी होना चाहिए। ये इसका लिमिटेशंस है एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस का, कि बिहेवियरल का, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव का डिटेल्स में, हाँ, बिहेवियर के माध्यम से हम कुछ मेंटल सिम्टम्स की चर्चा आपने किया, वो अच्छा है, लेकिन बिहेवियर के माध्यम से हम लोग सेंसेशनल लेवल को मेजर नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए डॉक्टर हैनीमैन ने भी आपको ये कहा। एक सवाल दीपक शर्मा जी का और है कि देयर एनी अदर रूट ऑफ ट्रायल देन ओरल, मुंह से दवा खिलाने के अलावा और कोई भी तरीका है जिससे कि दवा को दिया जा सकता है? सर बेसिकली अगर आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जैसे हमारी पैथी में हम जब फार्माकोनॉमी, इट इज द ब्रांच ऑफ दैट फार्मेसी जो अलग अलग रूट्स के बारे में बताता है। तो अगर हम अलग अलग रूट्स की बात करें अदर देन ओरल, तो जैसे ऑल्फैक्टरी रूट है जो सबसे फास्टेस्ट रूट माना जाता है, and it is very fast because of this sensitive nerve endings and because of this nerve supply। तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रूट्स है, जैसे अगर आप देख सकते हो स्किन या डर्मिस, सबडर्मिस, तो देर आर सर्टेन रूट्स जिसके तहत आप उस पर्टिकुलर ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की स्टडी कर सकते हो। not only always oral route, but when we talk about in general, मैं इन जनरल फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, तो इन जनरल भी जो है जब मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात की जाती है तो दे हैव अ वेरियस रूट्स, बट जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो सबलिंगुअल, ओरल, ऑल्फेक्शन और डर्मिस, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा सब्जेक्टिव मैटर नहीं रहता है। बट यस, वी कैन ऑल्सो डेवलप दिस एज अ रिसर्च वर्क। मैं इसलिए ये बार बार इसको रिसर्च में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि अगेन ये जितने भी सारे सवाल हैं, दे ऑल आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड दे आर टू बी नीडेड मोर एंड मोर इवेल्युएशन एंड मोर रिसर्च वर्क। तो इसलिए यस, वी कैन इवेल्युएट दिस कि क्या होम्योपैथी को हम अलग अलग रूट से अगर इस्तेमाल करते तो हमें उसके किस तरीके से थेरापेटिक ऑरा या किस तरीके से उसका स्पेक्ट्रम देखने को मिल सकता है। सो यस, डेफिनेटली वी कैन इवेल्युएट दिस। थैंक यू डॉक्टर सूरज। ये डॉक्टर हैनीमैन ने भी 283 एफॉरिज्म में, ऑर्गेनन में इस बात की चर्चा की है, 3 मोड्स का, ओरल, टैक्चुअल एंड ऑल्फैक्शंस का। एक सवाल और है, स्टेम सेल पर कैसे प्रयोग करते हैं? हाँ सर, सवाल क्या है सर? सवाल है स्टेम सेल पर कैसे प्रयोग करते हैं? स्टेम सेल्स को जनरली सर इट कम्स अंडर द मॉडर्न पैथी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है प्लांट की या कोई अलग एनिमल या लिविंग एंटाइटी की, तो हम जनरली क्या करते हैं, उसके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू का कल्चर करवा के या उसको अलग मीडिया में लेके जो है हम इस पद्धति को, या जो स्टेम कल्चर या स्टेम सेल एक्टिविटी जो है, इसको हम जो है अपनी पैथी में या अपने होम्योपैथी में जो है इसका यूटिलाइजेशन एज अ रिसर्च वर्क कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन, क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत पॉलीक्रेस्ट और डीप एक्टिंग होती है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर पॉलीक्रेस्ट एंड डीप एक्टिंग। सो ये जो मेडिसिन होती है इसकी एफिनिटी उस पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस के भी अंदर, न्यूक्लियोलस के जेनेटिक मटेरियल तक है। दैट्स व्हाई वी चेंज एंड वी वर्क ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो स्टेम सेल्स है ये जनरली इस पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी या इस पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे प्लांट की मैंने हाँ, बात थैंक की। यू सर। हम लोग का समय क्रॉस कर रहा है, आगे हम लोग नहीं कर सकेंगे। और एक गणेश पांडे जी ने लास्ट सवाल किया है, डोजेज का डिसीजन। मैं समझता हूँ कि ये जवाब भी दे रहे हैं कि ये इसको अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, इंटेंसिटी और
बॉडी वेट के हिसाब से किया गया है। तो मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सूरज जी। अब मैं नेहा जी से कहूंगा कि तो इस सेशन को क्लोज करके हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर धनेश जी को, बिकॉज आवर टाइम इज अप नाउ। एंड थैंक यू डॉक्टर सूरज जी, फिर से आइए, है ना। ओके सर। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर सूरज। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिस्कशन लाइक टॉपिक है, पर आगे भी हम इस टॉपिक पे और डिस्कशन कर सकते हैं और केसेस और क्वेश्चंस और वो भी ले सकते हैं, जिससे इस चीज के ऊपर और आगे रोशनी डाली जाए। तो धन्यवाद डॉक्टर सूरज आज के सेशन के लिए। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, तो इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।